पटना में सीएम आवास के बाहर थोड़ी देर पहले ही जमकर हंगामा हुआ है। एक शख्स ने सीएम आवास के बाहर आगजनी की कोशिश की। आरोपी शख्स मुख्यमंत्री का पुतला, केरोसिन और माचिस लेकर यहां पर पहुंचा था। आरोपी का दावा है कि बीजेपी नेता की गाड़ी से उसकी मां का एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए दबाव में आकर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर एक व्यक्ति ने आग लगा दी है। देखिए ये क्या हुआ। पटना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दानापुर हार के पुणे में मेरी मां के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया बीजेपी के नेता के द्वारा। और दानापुर थाना प्रभारी, सिटी एसपी, एसएसपी सबको मैंने मेल करके और संकल्प कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये मुख्यमंत्री आवास है। मुख्यमंत्री आवास धुआं धुआं, गीला कंबल यहाँ पे लाया गया है और एक पुतला लेकर के, और ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने ये मुख्यमंत्री आवास, जहाँ पर यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, कई सांसद, विधायक, पूरे एनडीए की बैठक है, यानी पूरे जो सत्ताधारी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं। और वहाँ तक यह व्यक्ति, ये पूरा, ये देखिए किरोसिन ऑयल से लेकर के और वो पुतला, और खुद यहाँ तक कैसे चला आया था। और यहाँ पर ना सिर्फ वो पहुँच गया था, बल्कि यहाँ पर उसने आग भी लगा दी। सामने देखिए उसको पकड़ करके और पटना पुलिस गाड़ी में डालकर उसको यहाँ से गिरफ्तार कर ले जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था, जहाँ पर ना सिर्फ मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने, और वो भी उस वक्त जब बैठक चल रही है, और आनंद फानंद में उसे लेकर के और जो एसडीपीओ हैं उनकी गाड़ी में बिठाया गया और यहाँ पर उसने आग लगाने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार किया गया। धुआं धुआं, आग उसने कैसे जला भी दी। और वो आग लगाने के बाद यहाँ पर पुलिस का ध्यान इधर उसकी तरफ गया। तो जिस समय पटना में सीएम आवास के बाहर हंगामा हो रहा था, उस वक्त सीएम आवास के अंदर बड़ी बैठक हो रही थी। उस वक्त नीतीश कुमार के एनडीए नेताओं के साथ बैठक हो रही थी। जब बाहर यह हंगामा हो रहा था, एक शख्स पहुंचता है, हाथ में पुतला था, केरोसिन, माचिस, और इसके बाद यह आगजनी करता है। फिर जो पुलिस है वो उस पुतले को दूर लेकर भागती है और उसके बाद ये देखिए कैसे जो आग उसमें लगी थी उसे बुझाया जा रहा था। तो अंदर आप देखिए जो सीएम आवास है उसके अंदर एनडीए की बैठक चल रही थी और ये माना जा रहा है कि आगामी चुनाव और रणनीति को लेकर ये जो बैठक है वो, इसमें तमाम मसलों पर चर्चा हो रही थी। और इन सब के बीच देखिए सीएम आवास के बाहर क्या हो रहा था। सीएम आवास के बाहर जमकर हंगामा हुआ और लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का पप्पू यादव ने दावा किया है। पप्पू यादव का दावा, जान से मारने की धमकी मिली। सुरक्षा को लेकर पप्पू यादव ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। तो पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है और अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। और यह कहा गया है पप्पू यादव की तरफ से कि लॉरेंस गैंग से धमकी मिली है। पप्पू यादव ने यह दावा किया है। पप्पू यादव का दावा कि जान से मारने की मुझे धमकी मिली है। सुरक्षा को लेकर पप्पू यादव ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। आइए सुनते हैं क्या कहा है पप्पू यादव ने। शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने, क्या बड़ा भाई बना ही लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। तुझसे कोई मांग करी, कोई कहा, तेरी जान बख्श दी, बल्कि क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई। इतनी सी बात ही भाई से कहता भाई, ये न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज दिया। मेरा इसमें नाम ही नहीं, ना काम था। वापसी फोन करेगा तो बता करिए भाई से बात करवाऊं तेरी, मसला सुलटा ले जितना जल्दी हो सके भाई। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी, इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तूने, हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी, हैं? विष्णु भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए।
अब खाली होके अकेले में फोन पे बात कर। ये ऑडियो जारी किया गया है और लॉरेंस गैंग से जान से मारने की धमकी दी गई है, ये पप्पू यादव ने कहा है। पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जो कैटेगरी है वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी किए जाने की जरूरत है। बिहार सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में कस्टडी में हुई मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मृतक मोहित पांडे के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने परिजनों की आर्थिक मदद का ऐलान किया और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की और तत्काल 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। मुलाकात के दौरान यह भी भरोसा दिया गया कि मृतक मोहित पांडे के परिजनों को आवास के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पांडे ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं, पीड़ित के परिजनों को न्याय मिलेगा। बहुत ही दुखद है। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। चिन्हट में कस्टडी में हुई मौत के बाद एसएचओ अश्विनी चतुर्वेदी को निलंबित किया गया है और जांच का जिम्मा गोमती नगर के एसएचओ को दिया गया है। हालांकि मोहित की मौत को लेकर मामला उलझता जा रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है, जिसके बाद मोहित का विसरा और हार्ट जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। चिन्हट थाने में मोहित के परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी मौत चौकी में पिटाई के कारण हुई है। और वहीं सीएम से मुलाकात के बाद टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे ने मृतक के परिवार वालों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके परिवार लौटा है। मां है, पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। माता जी, मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, आपके बेटे को मार दिया गया, कई तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से मुलाकात में, किस तरह की मदद आपको दी गई है? कह रहे हैं मदद तुमको मिलेगी। मदद मिलेगी तुमको, मदद करेंगे हम तुम्हारी। आप जब अस्पताल पहुंची तो क्या देखा आपने? अस्पताल में वहाँ अस्पताल में तो हम बस हमको मिट्टी मिली है। मतलब डेड बॉडी मिली आपको? बस। क्या कह के गए थे घर से? कौन आया था बुलाने के लिए उनको? फोन आया था वहीं से। क्या कहा गया? उनके बड़े भाई ने किया था। हमारे हस्बैंड के बड़े भाई ने फोन किया हमारे फोन पे कि हमारे बच्चों से बोले कि तुम्हारे पापा की ज़्यादा तबीयत खराब है और लोहिया अस्पताल में एडमिट है इमरजेंसी में, और मेरी मम्मी से बात करके मेरी मम्मी को जल्दी भेजो। तो तत्काल हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमको वहाँ डेड बॉडी मिली। और जनगणना को लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। अगले साल से जनगणना शुरू होगी। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होगा। देखिए ये रिपोर्ट। हर 10 साल में होने वाली जनगणना का बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगले साल से जनगणना शुरू होगी। जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन भी जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है। इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत खुद को अलग संप्रदाय मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी धर्म और वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टालना पड़ा था। तो अब जनगणना का चक्र भी बदलेगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। इसके बाद 2045 और 2055 के क्रम में जनगणना होगी। झारखंड से अहम खबर है। बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का मुकाबला एक टीचर से होगा। बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी को आखिरकार उम्मीदवार मिल ही गया। जेएमएम के गढ़ और सीएम हेमंत सोरेन की सीट बरहेट विधानसभा से बीजेपी ने गमालियन हेम्ब्रम को मैदान में उतार दिया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन का 2014 से कब्जा है। खास बात यह है कि हेम्ब्रम को 2019 में आसू ने हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट से उतारा था, जहां उन्हें सिर्फ 2573 वोट मिले थे। गमालियन हेम्ब्रम टीचर की नौकरी छोड़कर पिछले 5 साल से सियासत में हैं और बीजेपी ने उन पर इतना भरोसा किया कि सीएम के खिलाफ खड़ा कर दिया।
पार्टी ने बरहेट के साथ ही टुंडी विधानसभा सीट से उम्मीदवार का ऐलान किया है। टुंडी से पार्टी ने विकास महतो को टिकट दिया है। टुंडी से एजेएसयू नेता सुदेश महतो के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारकर टुंडी की तस्वीर भी साफ कर दी है। बीजेपी ने पहले लिस्ट में 66 उम्मीदवार घोषित किए थे। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को सरायकेला विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। बरहेट में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। और वहीं झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता सीता सोरेन से माफी मांग ली है। इरफान के बयान से सियासी घमासान मच गया था और कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया था। आप देखिए। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता सीता सोरेन से माफी मांग ली है। अंसारी ने कहा कि उन्होंने कभी सीता सोरेन के बारे में गलत बात नहीं की। अंसारी ने यह भी कहा कि अगर सीता सोरेन उनके बयान से दुखी हैं तो मैं माफी मांगता हूं। चलिए भाभी, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैंने आपको नहीं कहा है कुछ, आप वीडियो देख लीजिए, बार बार बोल रहा हूं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ऐसा बोला होगा इरफान, ऐसा सोचा होगा इरफान, ऐसा हो सकता है सपना में देखा होगा इरफान, तो मैं माफी मांगता हूं। इरफान अंसारी ने इसके साथ ही सीता सोरेन को मुद्दे पर चुनाव लड़ने की नसीहत दी और नामांकन के लिए शुभकामना भी दी। इरफान ने सीता सोरेन के बारे में क्या कहा था, ये भी सुनिए। इनको जो है, जो सातिर से जीत जाता है उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार ये समय जो है लड़ने का, लड़िए, जैसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। और यूपी में निषाद पार्टी पोस्टर के जरिए बीजेपी को संदेश देने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में जो पोस्टर लगा है उसके जरिए बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद तो यही कह रहे थे कि बीजेपी उनके बड़े भाई की तरह है, लेकिन यूपी उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद पार्टी के तेवर साफ दिख रहे हैं। ये पोस्टर लखनऊ में सीएम आवास, राजभवन और समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा है 24 का नारा, निषाद है सहारा। ये पोस्टर निषाद पार्टी के नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी के नाम से लगे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इस बात से नाराज है कि उपचुनाव में उसे तरजीह नहीं दी गई, लिहाजा बताने की कोशिश की गई कि 2027 में निषाद के साथ के बिना बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि निषाद पार्टी पोस्टरबाजी के दांव इससे पहले भी चल चुकी है। पार्टी ने इससे पहले पोस्टर के जरिए खुद को 2027 का खेवनहार बताया था। निषाद पार्टी उपचुनाव के लिए मंझुआ और खैर सीट पर दावा कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। सीटों के ऐलान के बाद खुद संजय निषाद ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि उनके लिए सीट नहीं बल्कि जीत जरूरी है। लेकिन लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रही ये पोस्टर बताने के लिए काफी है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आज गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ रोड शो किया। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने टाटा के पहले निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन भी किया। तस्वीरें वडोदरा में निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट के उद्घाटन की हैं। स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वडोदरा में C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। ये विमानन सेक्टर में मेक इन इंडिया अभियान के तहत बहुत बड़ी पहल है। C295 डील के तहत कुल 56 विमान बनाए जाने हैं, जिनमें से 16 स्पेन से सीधे एयरबस की ओर से डिलीवर किए जा रहे हैं और बाकी 40 भारत में बनाए जाने हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन 40 विमानों को भारत में बनाएगी। इससे भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन शुरू हुई है। इससे पहले पीएम मोदी और सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर तक रोड शो किया। बीच बीच में दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने लोगों का अभिवादन भी किया। पीएम मोदी ने वडोदरा में रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी और देश के लिए रतन टाटा के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 साल पहले अक्टूबर महीने में ही इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ था। आज अक्टूबर महीने में ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज देश का रक्षा उत्पादन क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो भारत और स्पेन की साझेदारी को भी नई दिशा मिली है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को
मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि भारत को एक औद्योगिक महाशक्ति बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है और वडोदरा की एयरक्राफ्ट फैक्ट्री पीएम मोदी के विजन की एक और जीत है। Today, we are not only officially inaugurating a cutting-edge industrial facility, today we are also witnessing how an extraordinary project between two emblematic companies becomes a reality. Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. This project brings together the best of two worlds. Tata is probably the best exponent of Indian industrial strength. Its products and services are present in virtually every country on the planet. Tata is a giant among giants. रोडवेज बसों को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच विवाद बढ़ गया है। महिला कांस्टेबल से किराए को लेकर हुए विवाद के बाद राजस्थान और हरियाणा की रोडवेज बसों के चालान काटे जा रहे हैं। हरियाणा में राजस्थान की बसों और राजस्थान में हरियाणा की बसों के धड़ल्ले से चालान कट रहे हैं। एक वीडियो के वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। वीडियो हरियाणा की महिला कांस्टेबल और राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर का है। बस के किराए को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी। ये मामला अब और तूल पकड़ रहा है। राजस्थान में हरियाणा रोडवेज की बसों के ताबड़तोड़ चालान किए जा रहे हैं। अब तक 26 बसों के चालान किए गए हैं। इससे पहले हरियाणा ने राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान किए थे। दावा किया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल और बस कंडक्टर के बीच विवाद के बाद से दोनों राज्यों के रोडवेज आमने सामने हैं। हालांकि परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच जारी विवाद अब सुलझा लिया गया है। ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, और वो सेटल कर लिया गया। अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। दिल्ली के रानीबाग में बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। 2 बाइक सवार हमलावरों ने इस गोलीबारी को अंजाम दिया। आप देखिए पूरी खबर। दिल्ली के रानीबाग में कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग से सवाल उठ रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कारोबारी के घर पर फायरिंग की। घर के बाहर करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। बम्बिहा गैंग ने बिजनेसमैन के घर के बाहर इस गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। बम्बिहा गैंग को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी माना जाता है। बम्बिहा गैंग की शुरुआत 2010 में हुई थी। गैंग का सरगना दविंदर जाना माना कबड्डी खिलाड़ी था। कत्ल के आरोप में दविंदर गिरफ्तार हुआ था और जेल गया। उसके बाद जेल में गैंगस्टर्स के साथ दविंदर की दोस्ती हुई और फिर देखते ही देखते दविंदर गैंग का सरगना बन गया। बम्बिहा गांव का होने की वजह से दविंदर का नाम बम्बिहा पड़ा। 2016 में पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में बम्बिहा को मार गिराया। अब बम्बिहा गैंग को गौरव पाटियाल और सुखप्रीत सिंह बुड्ढा चला रहे हैं। बम्बिहा गैंग का नेक्सस दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक फैला हुआ है। इस गैंग ने बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। अब इस गैंग पर दिल्ली में कारोबारी के घर पर गोलीबारी करने का आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तफ्तीश में बम्बिहा गैंग से जुड़े कई सुराग मिले हैं। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में एसएचओ के साथ पिता पुत्र ने मारपीट की आरोपी रियाजुद्दीन और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि बुलेट से आ रही तेज आवाज की जांच करने को लेकर एसएचओ से मारपीट की। तस्वीर दिल्ली की बाटला हाउस इलाके की हैं। इस वीडियो को देखिए। बीच सड़क पर एसएचओ के साथ बहस होती है, फिर हाथापाई शुरू हो जाती है।
पिता पुत्र मिलकर इस एसएचओ के साथ मारपीट करते हैं। रात करीब 8:45 पर एसएचओ नरपाल सिंह गश्ती दल के साथ जामिया नगर के बाटला हाउस पहुंचे, जहां उनका ध्यान एक बाइक की तरफ गया जो कब्रिस्तान चौक से जाकिर नगर बाजार की ओर जा रही थी और काफी तेज आवाज कर रही थी। उन्होंने स्टाफ को जांच के लिए मोटरसाइकिल को रोकने का निर्देश दिया, जिसके बाद आसिफ और उसके पिता ने इस घटना को अंजाम दिया। क्या है पूरा मामला, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तेज आवाज वाली बुलेट को एसएचओ ने रोका और एसएचओ ने बुलेट की जांच शुरू की। इस बाइक में तेज आवाज वाला साइलेंसर लगाया गया था। एसएचओ ने बाइक पर सवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। बाइक सवार आसिफ की उम्र 24 वर्ष है। कार्रवाई से नाराज होकर आसिफ ने पिता को बुला लिया। पिता रियाजुद्दीन ने एसएचओ को पकड़ लिया और फिर आसिफ ने एसएचओ की आंख के पास मुक्का मार दिया। एसएचओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले की जांच जारी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। और हैदराबाद में पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें एक महिला भी झुलस गई। जांच में पटाखे की दुकान अवैध पाई गई। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैदराबाद में हुए अग्निकांड की है। हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। सब कुछ खाक हो चुका है। दुकान और वाहन राख बन चुके हैं। अब अग्निकांड के वक्त की तस्वीरों को देखिए। कल शाम हैदराबाद के सुल्तान बाजार एरिया में बड़ा हादसा हुआ, जहां एक अवैध पटाखे की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकान में अचानक आग लगने से सारे पटाखे एक के बाद एक फटने लगे। दुकान के अंदर मौजूद ग्राहक इधर उधर भागने लगे। भगदड़ में एक महिला जख्मी हो गई। आग दुकान में रखे पटाखों की वजह से और ज्यादा भड़क गई। दमकल की 4 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि एक महिला के हाथ में मामूली चोट आई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। वीडियो में दुकान से आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। पटाखे के शोर के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। पटाखे लगातार फूट रहे हैं। आग के साथ आतिशबाजी का मंजर भी दिल दहला देने वाला। इस अग्निकांड की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। जो पटाखे की दुकान के जो मालिक थे, सुल्तान बाजार पुलिस उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे हैदराबाद के आसपास जितने भी दुकानें थी उनको पुलिस अब अलर्ट कर दी गई है। जो भी इलीगल रखेंगे उनको बाज़ाब्ता सीज करने के बाद उन पर केस भी दर्ज किया गया है। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर कल हुई भगदड़ का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्री धक्का मुक्की करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बांद्रा का है और भगदड़ शुरू होने से चंद सेकंड पहले का है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही गोरखपुर जाने वाली ट्रेन गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस पहुंची, ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में अफरा तफरी मच गई और ट्रेन की जनरल बोगी में चढ़ने के लिए यात्री बेताब नजर आए। प्लेटफॉर्म पर बेइंतहा भीड़ है और हर कोई जल्दी में है। वीडियो को गौर से देखिए। पुलिसकर्मी पूरी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के हुजूम के आगे वो भी बेबस नजर आ रहा है। वीडियो से इस बात की भी तस्दीक होती है कि ट्रेन के आने के बाद मौके पर न तो जीआरपी है, न ही पुलिसकर्मी। यही वजह है कि हादसे के बाद किसी को कांधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया तो किसी को चादर में उठाकर ले जाया गया। रविवार को बांद्रा टर्मिनल में ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में भगदड़ मच गई, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए और 2 लोगों की हालत गंभीर है। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर जा रहे हैं, लेकिन बांद्रा में हुआ हादसा बताने के लिए काफी है कि त्योहार के मौसम को देखते हुए सुरक्षा के बहुत कम इंतजाम किए गए थे। और वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की मीटिंग में हंगामा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन पर विवाद, नाराज होकर बैठक से निकले विपक्षी सदस्य। दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक पर लगाया आरोप, प्रशासक पर रिपोर्ट बदलने का आरोप लगाया। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। क्या नाराजगी की वजह रही आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, आज जेपीसी की बैठक थी जो कि वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल है। और जब इसकी बैठक चल रही थी, दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी इसमें बुलाया गया था अपनी बात रखने के लिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, जो विपक्ष के सांसद उस पर नाराज हो गए। उनका ये कहना था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है उसको दिल्ली सरकार मान्यता नहीं देती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मान्यता नहीं देती है। ऐसे में गलत प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और गलत रिपोर्ट के आधार पर, गलत प्रेजेंटेशन के आधार पर ये पूरी चर्चा की जा रही है, जिसके बाद तमाम विपक्ष के सांसद ये कहते हुए मीटिंग के बाहर आ गए। उन्होंने वॉकआउट कर दिया। हालांकि जगदम्बिका पाल जो कि कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने कोशिश भी की इनको समझाने की, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो विपक्षी दल के सदस्य थे इस जेपीसी के, वो बाहर आ गए और उन्होंने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आई है। दिल्ली की सड़कों का जायजा लेने के बाद उन्होंने पार्टी के विधायक को फोन लगा दिया और जमकर डांट लगाई। वीडियो दिल्ली के शीश महल इलाके का है, जहां गंदगी का अंबार लगा है। न सड़कें दुरुस्त हैं, न गलियां साफ।
आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल आज इस इलाके का निरीक्षण करने के लिए निकली और इलाके की हालत देखकर भड़क गई और वहीं से स्थानीय विधायक ऋतुराज को फोन लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। ऋतुराज बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ मैं शीश महल कॉलोनी में खड़ी हूँ। आप आए हैं क्या यहाँ पे 10 साल में एक बार भी? आपने सड़कों के हालात देखे हैं यहाँ पे? ना सीवर लाइन पड़ा है, ना यहाँ पे सड़कें बनी है, लोगों में त्राही मची हुई है, पानी भरा हुआ है और तुम अपने घर में छुपके बैठे हो। किरारी विधानसभा के शीश महल इलाके में गंदगी और खराब सड़कों की शिकायत को लेकर स्थानीय लोग लंबे अरसे से प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि स्थानीय विधायक यहाँ कभी आते ही नहीं। चेतावनी दे रही हूँ, ये सारा सीवर का पानी तुम्हारे घर के बाहर होगा, सारी के सारे लोग भी तुम्हारे घर के बाहर होंगे। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स ने नशे की हालत में खूब तमाशा किया। सड़क पर घंटों ड्रामा होता रहा। देखिए रिपोर्ट। वो कभी बस के आगे लेट जाता है, कभी सड़क पर लोगों को धमकाता है, तो कभी ट्रैक्टर के आगे लेट जाता है। वीडियो यूपी के फिरोजाबाद का है, जहां एक शराबी ने सड़क पर घंटों ड्रामा किया। इस दौरान घंटों जाम भी लगा रहा और यात्री परेशान हुए। नशे में धुत शराबी ने फिरोजाबाद मुख्यालय के सामने आती जाती गाड़ियों को रोका। मदहोशी में वो सबसे पहले बस के सामने लेट गया, जिसके बाद बुलडोजर के सामने भी खड़ा हो गया। इस वीडियो को गौर से देखिए। सड़क के किनारे बाइक पर एक पुलिसकर्मी भी खड़ा है, जो शराबी को रोकने के बजाय तमाशबीनों में शामिल है। शराबी उसी के सामने तमाशा करता रहा और पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कई घंटे के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और उसे पकड़कर ले गई। तब जाकर यातायात संभला। और अपराध पर लगाम लगाने के लिए इंदौर पुलिस ने नया तरीका अपनाया। चाकूबाजों को थाने में बुलाकर अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। हम सभी चाकूबाज ये कसम खाते हैं कि आज से चाकू नहीं रखेंगे, ना ही किसी पर चाकू से हमला करेंगे। अगर कोई बात होती है तो थाने को सूचित करेंगे। त्योहारों को देखते हुए इंदौर पुलिस एक्शन में आ गई है। जनता की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रही है। इंदौर पुलिस ने 40 से ज्यादा अपराध के पुराने मामलों में शामिल आरोपियों को थाने में बुलाकर अपराध न करने की शपथ दिलाई है। पुलिस ने इन अपराधियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जिले में कोई भी अपराध की घटना हुई तो पुलिस को वो जानकारी देंगे। पुलिस ने आरोपियों से एक फॉर्म भरवाकर उनके बारे में पूरी जानकारी थाने में जमा करवाई है। थाना प्रभारी ने सभी आरोपियों से साफ कहा है कि अब किसी भी घटना में संलिप्त पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, स्पेस इकोनॉमी के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दायरे में अपना दखल बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना शुरू किया है और इसके लिए बकायदा 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी गई। अंतरिक्ष में भारत लगातार नए नए कीर्तिमान कायम कर रहा है। दूसरे देशों और निजी क्षेत्र के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने और वहां स्थापित करने में भी भारत ने अपनी महारत हासिल की है। भारत दुनिया की टॉप 5 स्पेस पावर में शामिल है, लेकिन स्पेस इकोनॉमी में उसकी हिस्सेदारी महज 2% है। फिलहाल भारतीय स्पेस इकोनॉमी 8.4 बिलियन डॉलर की है, जिसे अगले दशक तक बढ़ाकर 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। मोदी सरकार ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए 119 मिलियन डॉलर यानी करीब 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड बनाने का फैसला किया है। वीसी फंड स्पेस में काम करने वाले स्टार्टअप्स की मदद करेगा। कैबिनेट ने 24 अक्टूबर को वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी। इस वेंचर कैपिटल फंड का जिम्मा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के पास होगा। और अब बात कानपुर के एक मर्डर मिस्ट्री की, वो हत्याकांड जिसकी पहली 4 महीने बाद पुलिस सुलझा पाई और एक महिला जिसकी हत्या हुई उसका कंकाल डीएम आवास के पास मिला। कानपुर में हुई इस वारदात की पूरी कहानी फिल्मी है। आरोपी कातिल भी पहचान वाला ही निकला। आखिर कैसे पुलिस 120 दिन बाद इस केस की तह तक पहुंची, वो कौन से सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख
24 जून 2024 दिन सोमवार। कानपुर के सिविल लाइंस में रहने वाली 32 साल की एकता गुप्ता रोज की तरह जिम के लिए निकली। उनका जिम ग्रीन पार्क के पास था। 3-4 साल से वो यहां जा रही थी। 24 जून को भी वो रोजाना की तरह जिम के लिए निकली तो फिर कभी वापस नहीं आई। उनके पति राहुल गुप्ता इंतजार करते रहे। एकता जब नहीं लौटी तो उन्होंने उसके मोबाइल पर फोन किया। फोन स्विच ऑफ था। पत्नी का फोन बंद होने पर राहुल गुप्ता को कुछ शक हुआ। वो पता करने खुद जिम पहुंचे। राहुल के मुताबिक उन्हें बताया गया कि एकता जा चुकी हैं। वो जिम का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे, लेकिन उसके लिए ट्रेनर विमल सोनी से मंजूरी चाहिए थी। तब उन्होंने जिम ट्रेनर विमल सोनी को फोन किया। फोन किसी ने नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद वो भी स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद राहुल गुप्ता ने पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। राहुल गुप्ता को पूरा शक जिम ट्रेनर विमल सोनी पर था। एफआईआर में भी उसी का नाम लिखवाया। राहुल ने आरोप लगाया प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ देकर विमल सोनी ने उसकी पत्नी एकता गुप्ता को अगवा किया। कोतवाली थाने में जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद से पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। कई महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी थी। जिम ट्रेनर के पास शोएब नाम के एक युवक की कार थी, जिसे पुलिस ने 25 जून को ही बरामद कर लिया था। कार में रस्सी, तौलिया और सिम कार्ड समेत दूसरा सामान भी बरामद हुआ था। कार में दोनों के सिम टूटे मिलने से साफ हो गया था कि दोनों ने नया सिम कार्ड खरीदा और उसके बाद से लापता थे। पुलिस के लिए यह केस किसी पहेली की तरह था। मामले के खुलासे के लिए थानेदार से लेकर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस तक जुटे थे। 4 महीने की खोजबीन के बाद शुक्रवार को आरोपी विमल सोनी पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। आरोपी ने पहले कहा कि शव गंगा नदी में बहा दिया। इसके बाद भी पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस उसके बताए लोकेशन पर जाती, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे में जब सख्ती की गई तब उसने राज खोला। 120 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद पुलिस की खोज डीएम आवास के पास जाकर खत्म हुई। जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ से कानपुर के इस हत्याकांड को बिल्कुल दृश्यम फिल्म की तरह अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा वारदात के 4 महीने बाद हुआ। आरोपी जिम ट्रेनर ने मर्डर के बाद शव को डीएम आवास के पास दफना दिया, जबकि पुलिस यहां वहां जांच में लगी रही। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि एकता को डीएम आवास के पास दफनाया गया होगा। अब इस हत्या का खुलासा होने के बाद शव का कंकाल मिला है। अब तक ये जांच में पता चला है कि अगवा करने के बाद कार में एकता का मर्डर किया गया, फिर डीएम आवास के पास गड्ढा खोदकर उसके शव को दफनाया गया। आरोपी जिम ट्रेनर की शादी के बाद से एकता नाराज थी और उसका झगड़ा भी हुआ था। आरोपी की इसी के बाद गुस्से में आकर जिम ट्रेनर ने उसकी हत्या कर दी। आप लोग पहले फोन किया था उस दिन जब बात हुई, जब महिला गई भैया, तब इन्होंने कह दिया था पुलिस ने। आप ये समझो कि क्या स्थिति है इस समय हमारी, आप समझ रहे हो ना। अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अभी घूम नहीं पाए डीएम का सहयोग है। अरे आप सहयोग अभी हम कल बड़े भैया अभी बाडी मिली है, हम लोग तो बाडी आए हैं ना। क्या जो बाडी मिली इसको क्या मानते हैं? हम तो खुद ही सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या अचानक मानते हैं कुछ भी जाएगा। अभी पुलिस जिसको ढूंढ नहीं पाई वो डीएम कंपाउंड बाडी मिल रही है। यही तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। कहा जा रहा है कि विमल सोनी ने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि फिल्म दृश्यम देखकर उसे शव को डीएम आवास के पास ठिकाने लगाने का आइडिया आया ताकि वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन फिल्मी कहानी और रियल लाइफ का फर्क शायद वो समझ नहीं पाया, इसीलिए पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद वो टूट गया।
जिस गड्ढे में आरोपी ने एकता गुप्ता का शव दफनाया वो 10 फुट से ज्यादा गहरा है। करीब 7 फीट लंबे और 4 फुट चौड़े गड्ढे को खोदने में कम से कम 3 घंटे का समय लगा होगा। अब सवाल ये है कि डीएम आवास के पास इतना बड़ा गड्ढा खोदकर शव को दफनाया गया और किसी को पता तक नहीं चला। डीएम आवास के पास सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? और सवाल ये भी, क्या इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल है? कानपुर से प्रभाकर की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। विमानों को मिल रही धमकी पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आईटी मंत्रालय को सोशल मीडिया से डेटा मिला है। फेसबुक, एक्स के जरिए सबसे ज्यादा धमकियां दी गई हैं। धमकी के लिए मास्क VPN का इस्तेमाल किया गया है, यह भी पता चला है। धमकी पर मिले डेटा की जांच की जा रही है और जांच में ये अहम जानकारियां फिलहाल सामने आई हैं। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पीयूष, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है पूरे देश के लिए, जिस तरह से तमाम एयरलाइंस कंपनियों को आए दिन धमकियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल जांच में और क्या पता चला है? बिल्कुल समीर, देखिए सीधे तौर पर जो सोशल मीडिया है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो भी धमकियां दी गई थी वो फर्जी थी, नकली थी, उनका कोई सरोकार नहीं था। ये जरूर है कि कई धमकियां ऐसी हैं जिन पर स्थिति अभी गंभीर है और उसका अध्ययन चल रहा है, क्योंकि मास्क VPN का इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा जो डार्क वेब है उस पर भी आशंका है और उसकी भी जांच की जा रही है। अब देखना ये है कि अंत में क्या निकल करके सामने आता है। चूंकि पहले बड़े हल्के में ले रहे थे मंत्रालय के निर्देश को सभी सोशल मीडिया कंपनियां, और जब एडवाइजरी जारी की गई सख्त, उसके बाद तत्काल उनकी तरफ से ये ब्यौरा मुहैया कराया गया और उस ब्यौरे को अलग अलग करके विभिन्न वर्गों में रख करके ये अध्ययन किया जा रहा है। और उनमें जो गंभीर तौर पर जो चीजें सामने आई हैं, जैसे कि मास्क VPN के जरिए जो मेल भेजा गया या कोई पोस्ट की गई, उसका अध्ययन अलग किया जा रहा है। लेकिन ऐसी धमकियों को पीयूष कैसे रोका जाएगा? इस पर लगाम कैसी लगाई जाएगी? ये सोशल मीडिया कंपनी क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाने के लिए तैयार है? क्या रुख नजर आ रहा है इन सोशल मीडिया कंपनीज का, चाहे फेसबुक हो या एक्स हो? बिल्कुल, देखिए जो IT का जो कानून है, IT का जो एक्ट है 2021 में, उसमें बदलाव किया गया था और सीधे तौर पर ये कहा गया था कि जो फर्जी मेल होंगी या फिर जो फर्जी पोस्ट होंगे उन पर तत्काल 1 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा और जो प्राधिकार है उसको भी सूचित करना होगा। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और यही वजह थी कि IT मंत्रालय की तरफ से शनिवार को एडवाइजरी जारी की गई और इस मामले में अब सीधे तौर पर सरकार सख्ती बरतेगी ताकि सोशल मीडिया कंपनियों के जरिए जो पोस्ट और जो चीजें सामने आती हैं उनमें ऐसा ना हो जैसे बम की अफवाह या कोई अन्य धमकी। तो इसके मद्देनजर भी सरकार गंभीर है और कदम उठा रही है। बिल्कुल, इस तरह की धमकियों पर लगाम लगाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार इसे लेकर गंभीर नजर आ रही है। फेसबुक और एक्स के जरिए सबसे ज्यादा धमकियां मिली हैं, यह भी पता चला है। शुक्रिया पीयूष। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हैदराबाद से है। हैदराबाद में पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। एक रेस्टोरेंट भी जलकर खाक हुआ। कैसे आग लगी और उसके बाद वहां पर कैसे के बाद एक धमाके हुए, यह आप देख पा रहे। पटाखे से लगी आग में एक महिला घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से ये पटाखे की दुकान वहां पर चलाई जा रही थी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हैदराबाद की ये पूरी घटना जहां पर पटाखों की दुकान में आग लगी और उसके बाद क्योंकि काफी विस्फोटक वहां पर सामान था, धमाके के बाद एक हुए हैं। आप देख भी पा रहे हैं पास में एक रेस्टोरेंट भी था, वो भी जलकर खाक हो गया। 8 गाड़ियां भी इस धमाके की चपेट में आ गई जो कि जलकर खाक हो गई। दिवाली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में पटाखों की बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। लेकिन रविवार शाम को हैदराबाद के सुल्तान बाजार एरिया में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक अवैध पटाखे की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
दुकान में अचानक आग लगने से सारे पटाखे एक के बाद एक फटने लगे। दुकान के अंदर मौजूद ग्राहक इधर उधर भागने लगे। भगदड़ में एक महिला जख्मी हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पटाखे की दुकान के जो मालिक थे सुल्तान बाजार पुलिस उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे हैदराबाद के आसपास जितने भी दुकानें थी उनको पुलिस अब अलर्ट कर दी गई है। जो भी इलीगल रखेंगे उनको बाज़ाब्ता सीज करने के बाद उन पर केस भी दर्ज किया गया है। इस पूरे वाक़े के अंदर 10 लोग जो नॉर्मली जख्मी बताए जा रहे हैं, एक महिला ऐसी थी जिसको कुछ ज़्यादा ही जख्मी होने की खबर है। फिलहाल हैदराबाद पुलिस पूरे मामले को जाँच कर रही है।